नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। तो बिहार के रण का शंखनाद हो चुका है। पहली जंग में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। पहले दौर में वोटरों में वोटिंग को लेकर काफी जोश देखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया और 10 जिलों की 49 सीटों पर 586 उम्मीदवारों को अपनी ताकत का एहसास कराया। बिहार की वोटिंग चुनावों को लेकर हम करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता जयप्रकाश, समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और कांग्रेस नेता अनुज आत्रे। तो शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। तो पहले चरण के चुनाव में 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, लगातार जारी है और 3 बजे तक की बात करें तो फिलहाल 50% मतदान हो चुका है। करीब 50% के आसपास मतदान हो चुका है, यानी कि बम्पर वोटिंग जारी है। जनता जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और मिशन पाटलिपुत्र के लिए पहले दौर की वोटिंग हुई है, जिसमें 49 सीटों पर 586 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। युवाओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिखा। क्या क्या रहा 10 जिलों की वोटिंग में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बज गया बिहार के महासंग्राम का बिगुल। जी हां, बिहार के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है और मिशन पाटलिपुत्र की पहली जंग जारी है। पहले दिन वोटरों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। बिहार के महासंग्राम के पहले दौर के 30 जिले की 49 सीट पर 586 उम्मीदवार मैदान पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। सोमवार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। वोट डालने के लिए वोटरों में काफी जोश देखा गया। मिशन पाटलिपुत्र की पहली जंग। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई है। युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। 30 जिले के करीब 1,35,72,939 मतदाता 13,212 मतदाता केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाकर 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी मोहिउद्दीन नगर और मोरवा में हैं, जबकि सबसे कम 6 प्रत्याशी वारिस अली जंग में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। जिन 49 सीटों पर पहले चरण का मतदान कराया जा रहा है, उनमें से 34 पर पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों का कब्जा था। मतदान में पहले 1 घंटे में 6% मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक की वोटिंग 32.20% रही। वहीं दोपहर 12 बजे तक की वोटिंग 33.13% रही और दोपहर 1 बजे कुल वोटिंग 49.01% रही। एलजेपी प्रत्याशी पर फायरिंग, समर्थकों के बीच झड़प। वोटिंग के दौरान कई जगहों से लगातार ईवीएम के खराब होने की खबरें आईं। सूत्रों ने बताया कि चकाई की बूथ संख्या 206, नवादा की बूथ संख्या 234 और जमालपुर के बूथ संख्या 212 में ईवीएम खराब होने की खबर मिली। वहीं धेरिया में बूथ संख्या 265 और 253 और भागलपुर के बूथ संख्या 27 पर खराब ईवीएम को बदला गया। उधर जुबई में महागठबंधन और एनडीए के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो आपने देखा कि बिहार में पहले चरण के मतदान में क्या क्या रहा, किस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ता गया और 3 बजे तक करीब 50% तक वोटिंग हो चुकी थी। और हमारे साथ चर्चा में जारी हैं, हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में बीजेपी नेता जयप्रकाश और समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और कांग्रेस से हमारे साथ हैं अनुज आत्रे। आत्रे जी, पहले आपसे ही बात करेंगे कि जिस तरीके के आज का हालात रहे हैं और सुबह कुछ पहले घंटे में मतदान धीमा रहा और उसके बाद लगातार बढ़ता गया और 3 बजे तक करीब 50% तक पहुंच गया।
क्या लगता है कितना फायदा होगा महागठबंधन को? देखिए, ये चुनाव दो चीजों पे लड़ा जा रहा है जी। जनता की उम्मीद और जनता की परफॉर्मेंस, जनता को परफॉर्मेंस के ऊपर। जी। उम्मीद मोदी जी से जनता को बहुत थी, देश की जनता को उम्मीद उन्होंने बहुत जगाई। केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद रही, चुनाव से केंद्र सरकार के चुनाव से पहले और अब तक लेकर 1.5 साल तक उम्मीद ही उम्मीद दिख रही है। जनता को परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। जी। नीतीश कुमार जी परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 10 सालों से बिहार में। बिहार की जनता ने बदलाव देखा है, विकास देखा है, और उनको असलियत में अगर कोई उम्मीद है कि कोई परफॉर्म कर सकता है तो नीतीश कुमार की सरकार से ही उम्मीद है, महागठबंधन से उम्मीद है। जी। ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है, बढ़ रही है, निश्चित तौर पे हमें खुशी है। और हम तो कहेंगे, बिहार की जनता को साधुवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने जो है निकल करके आ रहे हैं, और अभी तो और समय है, अभी और वोटिंग बढ़ने के आसार है। और जितना वोटिंग बढ़ के आएगी, लोग विकास के नाम पर वोट देने आ रहे हैं, जुमलों के ऊपर वोट देने नहीं आ रहे हैं, झूठे वायदों के ऊपर वोट देने नहीं आ रहे हैं। विकास चाह रही है बिहार की जनता, और एक स्थायित्व चाह रही है, उसके ऊपर वोट दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से 3 बजे तक 49% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और कांग्रेस नेता अनुज अत्रे कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोटर निकल करके आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं उनका, आपको क्या लगता है इस ज्यादा वोटिंग का किसको फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जो उसका सबसे बड़ा यज्ञ है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा यज्ञ होता है चुनाव के अंदर आपको तय करना होता है कि आपको किस ओर जाना है। उस 50-55 साल की राजनीति की तरफ जाना है जिन्होंने देश के अंदर गड्ढे करे, जिन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करा, जिन्होंने विकास के नाम पर घोटाले करे, या उस ओर जा रहे हैं जो मोदी जी की सरकार है, जिसने अभी हमारे आत्रे जी कह रहे मोदी जी ने सिर्फ जुमले करे। पूरे जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली केंद्र की ऐसी सरकार है, मोदी जी की ऐसी सरकार है जिसने 17 महीने के अंदर 18 इनिशिएटिव ऐसे लिए, 18 काम ऐसे किए, जो 28 इनिशिएटिव ऐसे लिए जो हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे गरीब वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे हमारा अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता तो बहुत आगे है, उनको तो राजनीतिक उनकी सोच बहुत ज्यादा है, उनको तो पता है कि हमारे को विकास राज की ओर जाना है या जंगल राज की ओर जाना है। नीतीश जी को तय करना है कि वो जंगल राज पार्टी में क्यों गए, क्यों उन्होंने लालू जी को साथ लिया, क्यों उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया, जो हमेशा कांग्रेस को गाली देते रहे, हमेशा लालू जी को गाली देते रहे, जिन्होंने कहा कि बिहार के अंदर गड्ढे करने वाले, बिहार को पीछे करने वाले ये लोग थे। लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच के अंदर, सिर्फ सत्ता मेरे पास रहे, चाहे बिहार जाए भाड़ में, बिहार का विकास हो या ना हो, आज बिहार जितना आगे होना चाहिए था उतना आगे नहीं हुआ। लेकिन बिहार के युवा, बिहार के मतदाता, बिहार का हर वर्ग को सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, और उनके नेतृत्व में जो भी इस राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का, एनडीए का बनेगा, वो बिहार को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। जब बिहार नई दिशा पकड़ेगा तो बिहार को भी जैसे और राज्य गति पकड़ रहे हैं, जैसे हमारा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राज्यों के अंदर विकास है, ऐसे ही हमारे पूर्वी राज्य, चाहे उसके अंदर बिहार है, चाहे अगले साल उत्तर प्रदेश, उसके अंदर भी विकास होगा। चलिए सत्यनारायण जी, आपके पास आते हैं। सत्यनारायण जी, जिस तरीके का माहौल फिलहाल बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि आपका जो तीसरा मोर्चा है, समाजवादी पार्टी के साथ है एनसीपी, और दूसरे जो दल जुड़े हुए हैं, कुछ बाहर से आए हुए उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग निकल करके आए हैं, वोटिंग अब भी जारी है, अच्छा जो प्रतिशत है मतदान का वो अच्छा जा रहा है, तो किसको फायदा मिलता नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि 50% का जो वोटिंग अभी तक हुआ है, इसे बढ़ा करके, ये मेरी अपील है कि इसे 80 या 90% तक बिहार की जनता को ले जाना चाहिए, क्योंकि वोट परसेंटेज जो है जितना बढ़ेगा उतना ही एक तो जनता में जागरूकता पैदा होगी, और साथ ही साथ नीतीश जी भाजपा के साथ भी रहे हैं, लालू जी कांग्रेस के साथ रहे हैं, और आज ये दोनों लोग दोबारा जो है इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सरकारों को बिहार की जनता ने देख लिया है, भाजपा को भी वहां जो है पिछले 10 साल से देख रही थी बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ, और केंद्र में जो है जनता जो है लालू प्रसाद यादव को जो है कांग्रेस के साथ देख चुकी है। अब वहां तीसरा मोर्चा ही एक विकल्प के रूप में दिखाई देता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिहार आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों से किनारा करते हुए तीसरे मोर्चे को एक विकल्प के रूप में सशक्त माध्यम चुनेगी, और बिहार में भारी बहुमत के साथ तीसरा मोर्चा। चलिए, यानी कि जो मतदान अच्छा खासा हो रहा है, तीसरे मोर्चे को भी अपने बारे में उम्मीद नजर आ रही है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ।
Bosch Mobile। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है हमारी मिशन पाटलिपुत्र में, और वहीं बिहार के भभुआ और जहानाबाद में पीएम मोदी ने रैली की। भभुआ में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर वार किए। मोदी ने जनता से अपील की है कि महागठबंधन के महास्वार्थ बंधन को पहचाने। साथ ही जहानाबाद की रैली में मोदी ने घूस कांड की चर्चा की और कहा कि जयप्रकाश नारायण की विरासत संभालने वालों ने उनकी जयंती पर घूस लेकर श्रद्धांजलि दी। ऐसी श्रद्धांजलि पहले कभी नहीं देखी गई। बिहार में जहां मतदान हो रहा है, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको लग रहा है एक बस गए। अब बिहार की जनता ने 25 साल तक बिहार को बर्बाद करने वाले बड़े भाई और छोटे भाई को विदाई देना तय कर लिया है। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को जेल में क्यों बंद किया गया था? उनका एक ही गुनाह था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को तैयार कर रहे थे, देश को जगा रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान ने जयप्रकाश जी की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई। लेकिन जो उन्हीं के चेले कहे जाते हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो ये ताजा प्रकरण जुड़ा है, एक मंत्री रिश्वत लेते हैं और पकड़े जाते हैं, बाहरी चर्चा है। और बात करेंगे आपसे अनुज जी, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, सरकार का एक मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, क्या लगता है अब इसका नुकसान होगा? इसका नुकसान देखिए, अगर जो उसमें जो भी सच्चाई है, अगर वो सच में उन्होंने ली है, तो जो आदमी, जिस व्यक्ति ने ये, जिस मंत्री ने किया है काम, तो उसको निश्चित तौर पे उनको जनता सजा देगी। हम कभी उनके हक में नहीं रहेंगे। जो गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, इस तरह के कर्म करेगा, हमारी पार्टी कभी भी उनका साथ नहीं देगी। और हम कहेंगे कि अगर वो है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और उनको जो दंड मिले, जो न्याय के हिसाब से उनको न्यायोचित दंड मिले, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। जी सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे? पूरा मामला अब तो सामने आ गया है। जयपी जी की जयंती के दिन एक मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं और वायरल होती हैं ये सारी चीजें। देखिए, चुनाव के टाइम पे साम दाम दंड भेद की राजनीति सभी राजनीतिक पार्टियां अख्तियार करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये नेता ने अपने फायदे के लिए ऐसा काम किया हो, और अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो। हाँ, हो सकता है कि वो चुनाव के लिए पैसे के खर्चे की उन्हें जरूरत हो और वो पैसा उन्होंने लिया हो। हाँ। और हो ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक बेनिफिट उठाने के लिए उनके साथ साजिश भी किया गया हो। ये तो जांच का विषय है, अभी जांच होगा तो पता लगेगा कि क्या। लेकिन जो वीडियो आया उसमें तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, बातचीत दिखाई दे रही है। वीडियो में अगर सच्चाई है तो निश्चित है कि वो दोषी हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। जयप्रकाश जी, जिस तरीके के फिलहाल हालात बने हुए हैं बिहार में, एक मंत्री पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, महागठबंधन के मंत्री हैं वो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी महागठबंधन के जो और नेता हैं, उनके सहयोगी हैं, वो इस गठबंधन को, महागठबंधन को चला पाएंगे सरकार और भ्रष्ट सरकार नहीं होगी? देखो, ये जो वर्तमान स्थिति है बड़ी शर्मनाक है। बिहार जो कि लोकतंत्र की रक्षा का पुरोधा रहा है, बिहार के हमारे नेता जयप्रकाश नारायण जेपी, जो कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहलाए, जिन्होंने समग्र क्रांति का नाम लेकर के उस समय आपातकाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। जब देश में आपातकाल क्यों लगा था? इंदिरा गांधी के समय में, उस समय भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।
देश के अंदर अपहरण शुरू हो गए थे, यहाँ का शासन कुशासन में बदल गया था, जब उन्होंने वो आवाज उठाई थी। और उस समय ये नेता नीतीश कुमार, लालू, ये सब छात्र आंदोलन के अंदर उनके साथ निकले थे कि हम बिहार को एक नई दिशा देंगे, और पूरे देश ने एक नई दिशा ली थी। आपातकाल के बाद पूरे देश की राजनीति बदल गई थी। लेकिन आज बिहार के अंदर उसी लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है, उसी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं हम देश के अपने राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? आपकी सरकार के मंत्री खुलेआम पैसा ले रहे हैं, आपकी सरकार के मंत्री चाहे वो आरजेडी के वो 3 विधायक वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पैसा ले रहे हैं। आप कौन सा बिहार बनाना चाहते हो? आप कौन सा विकास करना चाहते हो? आपने बिहार को 25 साल के अंदर कहां से कहां कर दिया। आज पूरे देश के अंदर आप जितने प्रशासनिक अधिकारी देखोगे, IPS IAS उसमें कितने बिहार के लोग हैं। इसका मतलब बिहार के लोग बुद्धिमत है, समझदार है, ज्ञानवान है, शील वाले। लेकिन जहां वो रहते हैं, जहां उनका जन्म हुआ है, उस बिहार का क्या हुआ? वो बिहार जो हमारे भारत माता का एक दाहिना हाथ है, जो पूर्वांचल पूरा का पूरा भारत है, आज पूरे के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र पिछड़ गया है। हमारा बिहार का व्यक्ति, बिहार का वो समझदार है। पिछड़ने के पीछे किसको मानते हैं? पिछड़ने के पीछे किसको मानते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जो बिहार के नेता है जिन्होंने बिहार में शासन किया, चाहे पहले कांग्रेस रही, चाहे लालू यादव रहे जिन्होंने चारा घोटाला करा, चाहे नीतीश कुमार है जिन्होंने इनको 100 गालियां दे करके 10 साल राजनीति करी। 10 साल वो जब तक हमारे साथ सत्ता में रहे, बिहार आगे बढ़ रहा था, बिहार की विकास दर उस समय आगे बढ़ रही थी। जैसे जंगल राष्ट्र हुआ, बिहार कहां से कहां पहुंच गया। लालू जी का कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर सकते। 1,75,000 करोड़ का घोटाला केंद्र में। पिछले 10 साल से भाजपा भी वहाँ नीतीश के साथ शासन, हमारे शासन काल के अंदर बिहार गति पकड़ रहा था, बिहार विकास पकड़ रहा था, बिहार के अंदर काम हो रहे थे। बिहार और कोई मंत्री रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री ने रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जो भाजपा के जो नेता थे, जिनके पास जो मंत्रालय थे, उन मंत्रालयों ने काम किया था। बिहार एक नया बिहार बन रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जब NDA फर्स्ट थी, उसमें बिहार बीजेपी जैसे ही अलग हुई, मंत्रियों ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। क्या चक्कर है ये? ठीक बात है। जिस प्रकार से राजस्थान में भी हो रहा है काम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है, इनके तो मंत्री इतने पाक साफ हैं कि शायद ही किसी सरकार में मंत्री पाक साफ हो, किसी पार्टी के मंत्री पाक साफ हो। किस प्रकार से काला धन इन्होंने ला करके गरीबों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करा दिए, किस प्रकार से इन्होंने महंगाई कितनी घटा दी है। आज लोग दुआएं दे रहे हैं, देश के लोग आज दुआएं दे रहे हैं कि ये अच्छे दिन मोदी जी आपने देने थे, तो इससे अच्छा तो जो पुराने बुरे दिन थे हमको वही वापस दे दीजिए, जिसमें दाल कम से कम 50 रुपए किलो मिल रही थी। सचमुच में अच्छे दिन आ गए हैं। आज से पहले कभी 12 रुपए में गरीब आदमी का सुरक्षा बीमा नहीं हुआ। आप बताओ आपने कौन से गरीब आदमी का 12 रुपए में बीमा सुरक्षा किया है? कितने आदमी को बीमा मिल जाएगा और करोड़ों आदमियों को सुरक्षा मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत इस देश का गरीब जो निचले वर्ग का व्यक्ति है, जो काम करना चाहता है, वो तो सभी के लिए जो लेना चाहे, उन्होंने सबके लिए कहा। योजना तो क्या बात कर रहे हो? लेना चाहे उसके। और आप काले धन की बात कर रहे हो। 1 साल के अंदर 4,000 करोड़ रुपया हमारे शासन में वापिस आए। आप बताओ आपके शासन में कितना काला धन वापिस आया? हमने कहा है, हमने शुरुआत तो की है। गिनती किससे शुरू होती है? 1 से होती है, 2 से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। हम 4,000 करोड़ लेकर वापिस लेकर आए और काम चल रहा है और उस पर कार्रवाई चल रही है। जिस दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी, 4 दिन की कैबिनेट की बैठक में SIT का गठन, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SIT का गठन करो, क्यों नहीं आपने गठन करा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप उस समय सत्ता में थे। क्योंकि कांग्रेस के लोग खुद काले धन में सम्मिलित थे। उनके नेताओं का काला धन विदेशों में जमा था। उनको लगा था कि जो हमने लूट खसोट 10 साल करी है यूपीए सारी लूट खसोट वापस सामने। तो मैं अपनी बात बोलूं, एक बार जयप्रकाश जी की बात चाहता हूँ, आप बताओ ना आप कितने करोड़ वापस लेकर आए? मैं कहता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर हम 4,000 करोड़ वापस लेकर आए। ये काला धन हमारे समय में शुरू हुआ ना। अनुज जी से जवाब ले लें। मैं इसीलिए थोड़ा मैंने कहा जयप्रकाश जी अपनी पहले बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाह रहा हूँ जी कि जिस 1,80,000 करोड़ रुपए काले धन की बात हो रही थी, उसमें से आप मात्र 4,000 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है लिस्ट दीजिए। आप कहां हैं वो लिस्ट? कहां है वो स्विस बैंक में पैसा? आप ये बताइए। SIT गठन कर दी आपने, वाह भाई, पहले दिन तो लूट ली कैबिनेट में। उस SIT ने क्या किया है ये बताइए। 1.5 साल में कितने लोगों को आपने काला धन, किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? 1.5 साल का पीरियड जयप्रकाश जी छोटा पीरियड होता है।
आप काले धन के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार में आए हैं आप। जी जी, चलिए फिर से आप पिछले 1.5 साल के शासन में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बता दो कि मोदी सरकार के अंदर एक भ्रष्टाचार हुआ है। कोई महंगाई नहीं हुई हमारे शासन के अंदर, महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे शासन में। महंगाई हमारे कंट्रोल के अंदर है, महंगाई हमारे कंट्रोल के अंदर है। लोगों ने 30 लाख लोगों ने सिलेंडर की सब्सिडी वापस कर दी। हमारे नेता के अंदर दम देखो, हमारे नेता ने आह्वान किया कि सब्सिडी वापस करो, 30 लाख लोगों ने सब्सिडी वापस की है। हमने चोरी रोका है, जनधन खाते हमने खुलवाए, जीरो बैलेंस पर। आज से पहले कभी आपने सोचा था? अरे मैं पूछा था, जीरो बैलेंस पर कभी खाते देश में खुले हैं क्या? ये भारतवर्षीय है। करूंगा मैं आपसे, जैसी बात है 30,000 लोगों ने, 30 लाख लोगों ने सब्सिडी वापस की है, वो बात है। लेकिन एक चीज और है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से बिहार में जयप्रकाश नारायण का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं उनके नाम का। देखो, जयप्रकाश नारायण जी हमारे लोकनायक नेता है। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने किसी एक दल को साथ नहीं रहता। जब आपातकाल में हम कांग्रेस के खिलाफ, जब उन्होंने आपातकाल लगी थी, उस संग्राम के अंदर कूदे तो सभी दल इकट्ठे होकर के, जिस समय हमारे संगठन का नाम जनसंघ था, हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने सिद्धांतों को, अपनी पार्टी को तिलांजलि दे करके उसको हमने विलय कर दिया और आंदोलन के अंदर। आप बताओ आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो जेपी के अनुयायी हैं, लोहिया के अनुयायी हैं। आपका आधार छूटा जा रहा है, छिना जा रहा है। मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सोशलिस्ट हैं, आपके नेता आप जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए कि आपका आधार छूटा जा रहा है, आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? नहीं, हमारा आधार नहीं छूटा जा रहा है जी। भाजपा जो है दो धारी तलवार की राजनीति करती है। भाजपा समाज सोशलिस्ट विचारधारा की राजनीति आज तक न की है और न ही आगे करेगी जी। ठीक है ना जी। रही बात ये कि मैं संक्षेप में जयप्रकाश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप ये बताएं कि आप कट्टर हिंदूवाद की राजनीति करेंगे या सोशलिस्ट विचारधारा की राजनीति करेंगे? आपके प्रधानमंत्री जी अगर सोशलिस्ट हैं तो आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मंदिर बनाने के नाम पर वहां वोट मांग रहे हैं। आखिर ये दोगली राजनीति भाजपा कब तक करती रहेगी? इसका भैया हमारे माननीय नेताओं का नारा है सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग हो रहा है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके का फिलहाल हालात बने हुए हैं, पहले चरण का मतदान हुआ है आज और 50% के आसपास 3 बजे तक पहुंच गया था और बम्पर वोटिंग हो रही है, लग रहा है किसको फायदा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, वहां की जनता ने बिहार में विकास देखा है, बदलाव देखा है, नीतीश जी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और नीतीश जी ने करके दिखाया, परफॉर्मेंस दी है। और उसी परफॉर्मेंस के आधार पे बिहार की जनता, मैं इस चुनाव में वहां होके भी आया हूं, और बिहार की जनता एक आम, जो वहां के ग्रामीण है, जो आम बिहार का निवासी है, बहुत राजनीतिक सूझबूझ रखता है और वो जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्र्टी के लोग, जुमला पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी वादे कर जाएंगे काम के नाम पर, विकास के नाम पर, इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, जातिवाद फैलाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। खास पेशकश में मिशन पाटलिपुत्र में आप लोग आए। जयप्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, सत्यनारायण जी आपका भी धन्यवाद और अनुज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र और फिलहाल इसमें इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।